अब देखिए मैं आपका वर्कबुक का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आपका पोलराइजेशन पे बेस्ड और क्वेश्चन है, और इससे पहले भी अपन लोग कुछ क्वेश्चन और पोलराइजेशन का कर लिए थे। तो अभी जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी रहेगा और साथ में साथ पूछेगा कि बताओ लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा। तो ऑलरेडी मैं अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि कैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पोलराइजेशन को निकालते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को अपने लोग सॉल्व करते हैं और देखो आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो जाएगा अगर कुछ भी डाउट रहा तो। चलो देखो यहाँ पे आपका इसरो 2017 का ये क्वेश्चन था, ठीक ना। और देखो इसमें क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन वेव प्रोपागेटिंग इन लॉसलेस नॉन मैग्नेटिक मीडियम इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक ना। और आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि द टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन इज। तो आपसे इसमें टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन पूछा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें देख लो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था, इसमें लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, इलेक्ट्रिकल या सर्कुलर पोलराइजेशन वाला कोई ऑप्शन एक करेक्ट होगा, समझे। तो चलो देखो इसमें सबसे पहले तो ये देख लो, जब भी आपको पोलराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन देख लो कि वह सर्कुलर है, वो लीनियर है, सर्कुलर है या इलेप्टिकल है, फिर लेफ्ट एंड राइट चेक करना, ठीक ना। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें देखो मैं क्या करूँगा, देखो मैं डायरेक्ट देखता हूँ यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो। सबसे पहले क्या करो, जब भी क्वेश्चन को अगर पोलराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो एकदम बेसिक तरीका है। सबसे पहले तो देखो दोनों का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, इसका भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, गुड। उसके बाद देखो ये कॉस में है, हाँ ये भी कॉस में है, तो गुड। सारा एक जनरल फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट अगर बनाने भिड़ जाओगे ना तो गलत निकाल दोगे, समझे। तो इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, हाँ इसका एम्पलीट्यूड भी पॉजिटिव, ए भी कॉस में, ए भी कॉस में, ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एम्पलीट्यूड देखो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 3, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2। तो क्या बोलूँगा मैं इसमें कि E1 जो है नॉट इक्वल टू E2 है। पहला बात तो ये, ठीक ना। दूसरा बात, फेज देखो कितना है, तो इसका फेज कितना है इस कंपोनेंट का, एक्स कंपोनेंट का तो 0, इसका फेज कितना है π/2। तो मैं डायरेक्ट फेज क्या बोलूँगा, तो फेज जो इसका हो जाए क्या, देखो ना फेज वही होगा। फेज आपको मैं बताया था ना कि क्या होगा, एक्स कंपोनेंट माइनस वाई कंपोनेंट, तो 0 माइनस π/2, तो क्या होगा 0 माइनस π/2, या π/2 माइनस 0 भी कर सकते, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं, क्योंकि एंगल निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फेज कितना आ गया माइनस π/2। अब एक बात बताइए कौन सा पोलराइजेशन है, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें कि सर्कुलर या इलेप्टिकल। तो क्या ये सर्कुलर पोलराइजेशन होगा क्या, क्योंकि एम्पलीट्यूड अनइक्वल हो गया, तो ये क्या होगा मेरा सर्कुलर पोलराइजेशन तो नहीं होगा, सर्कुलर पोलराइजेशन नहीं होगा। तो ये कौन सा पोलराइजेशन होगा, ये आपका होगा इलेप्टिकल पोलराइजेशन, क्योंकि इलेप्टिकल पोलराइजेशन मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड अनइक्वल होना चाहिए और एंगल जो हो 0 और 180 डिग्री के मल्टीपल छोड़ के कोई भी एंगल हो, तो समझ गए ना। तो ये जो मेरा पोलराइजेशन हो वो इलेक्ट्रिकल है। तो यहाँ पे सर्कुलर पोलराइजेशन जहाँ जहाँ पर भी दिया हुआ है वो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर या तो मेरा ए होगा और नहीं तो मेरा सी होगा। अब ए में भी देखो राइट हैंड इलेप्टिकल है, अब फिर डी में क्या है, फिर सी में क्या है, लेफ्ट हैंड इलेप्टिकल है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो सर्कुलर पोलराइजेशन होगा उसी में लेफ्ट एंड राइट पॉसिबल है, या इलेप्टिकल में लेफ्ट एंड राइट पॉसिबल है। तो अब इसमें हमको क्या निकाल लेना है, लेफ्ट एंड राइट। तो देखो ना अब यहाँ पे कैसे आपको लेफ्ट एंड राइट निकालने वाला तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तब कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो देखो अब इसको मैं लेफ्ट और राइट में अब इसको निकालूंगा। तो चलो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, इतना वाला को मैं हटा दे रहा हूँ। आई होप आप इसको छाप लिया होगा, ठीक ना। तो चलो यहाँ पे मैं इसको हटा दिया। अब देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, अब हमें इसको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पोलराइजेशन। तो सबसे पहले वेव का डायरेक्शन निकालते हैं, एकदम बेसिक तरीका वही है। पहले वेव का डायरेक्शन बताते हैं। इसमें वेव का डायरेक्शन क्या है, ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, यानी इसमें बीटा जेड वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो वेव का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव, लेकिन कौन सा, जेड वाला अंदर में एंगल पार्ट है ना, तो इसमें क्या होगा माइनस ए जेड कैप, समझे ना, क्या होगा माइनस ए जेड कैप। वेव का जब एक बार डायरेक्शन अगर आप निकाल लिए तो उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि कंपोनेंट जो है कौन सा लीडिंग कंपोनेंट है और कौन सा लैगिंग कंपोनेंट है। तो यहाँ पे एक्स मार्क कर लो, ये वाई मार्क कर लो, ये जेड मार्क कर लो, ठीक ना। अब देखो इसमें लीडिंग कंपोनेंट कौन है, तो लीडिंग कंपोनेंट वही जिस कंपोनेंट में एंगल पॉजिटिव वाला ज्यादा हो, और लैगिंग कंपोनेंट जिसमें एंगल निगेटिव वाला हो। तो क्या है, इसमें एंगल कितना 0, इसमें एंगल कितना π/2 पॉजिटिव। तो y कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, y कंपोनेंट यहाँ पे लीडिंग है। यहाँ पे क्या है बताइए, y कंपोनेंट लीडिंग है। तो जो कंपोनेंट अगर लीडिंग है तो लीडिंग वाला पे मार्क कर दो, लीडिंग वाला पे क्या करो, मार्क कर दो। तो यही कंपोनेंट मेरा क्या है, लीडिंग है। तो y कंपोनेंट लीडिंग है, तो ये मेरा x कंपोनेंट क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा लैगिंग। ये कंपोनेंट क्या होगा बताओ, लैगिंग। तो हमें लीडिंग और लैगिंग पता होना चाहिए, हमें लीडिंग और लैगिंग एकदम पता कर लेना है पहले। तो जैसे ही मैंने पता कर लिया कि y लीडिंग है
तो ये एक्स मेरा क्या होगा बताओ, ये मेरा होगा लैगिंग कंपोनेंट होगा। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। अब क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के थंब को सेट करना है वेव के डायरेक्शन में। तो वेव क्या है, अंदर में माइनस जेड में है। तो चलो मैं क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे अपने राइट हैंड के थंब को वेव के डायरेक्शन में, तो अंदर में सेट कर लिया जेड के डायरेक्शन में। अब हमें फोर फिंगर को क्या करना है, लीड से लैग मूव करना है। तो क्या होगा, लीड कंपोनेंट क्या है, वाई, यहाँ पे तो देखो ऊपर लीड ले लिया, थंब को अंदर में सेट किया, उसके बाद फोर फिंगर को देखो लीड साइड ले गया, और लीड से फोर फिंगर को नेचुरल तरीके से लैग साइड मूव करना है। तो हो रहा है ना एग्जैक्ट मूव। फिर से देखो, थंब को अंदर में सेट किया, थंब को अंदर में सेट किया, और फोर फिंगर को लीड से लैग, लीड से लैग, लीड से लैग, हो रहा है ना नेचुरल तरीके से रोटेशन। तो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। और ये मेरा कौन सा हैंड में हो रहा है, राइट हैंड में हो रहा है। तो आप अभी क्वेश्चन में बनाओगे तो आप ही अपने हाथ को ऐसे ऐसे रोटेट करोगे, सिर्फ देखना मत, समझे? आपको भी हाथ ऐसे सेट होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए मेरे साथ, समझ रहे हो ना? गुड। तो कैसे हो रहा है देखो, ऐसे लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के थंब को वेव के डायरेक्शन में दे दिया, अब फोर फिंगर को देखो लीडिंग से लैग। तो क्या हो रहा है, ये मेरा एकदम परफेक्टली राइट हैंड पे फिक्स बैठ रहा है। तो ये कौन सा पोलराइजेशन होगा, राइट हैंड पोलराइजेशन होगा। अब बोलोगे सर लेफ्ट हैंड से चेक कीजिए ना। तो चलिए सबसे पहले थंब को वेव के डायरेक्शन में तो अंदर सेट कर दिया, थंब को मैं अंदर में सेट कर दिया। अब अपने फोर फिंगर को कैसे रोटेट करना है, फोर फिंगर को लीड से लैग। तो फोर फिंगर को लीड से लैग, देखो तो रोटेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा। अब जबरदस्ती रोटेट करा के अब अपना फिंगर तोड़ लोगे तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो वो नहीं करना, नेचुरल तरीके से फोर फिंगर नहीं रोटेट हो रहा है लीड से लैग, नहीं, समझे? तो ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड नहीं हुआ, ये राइट हैंड हुआ। क्योंकि राइट हैंड में देखो ना ऐसे फिंगर सेट हो गया, फिर इसको लेफ्ट थंब सेट हो गया मेरा किधर, वेव के डायरेक्शन में, और थंब सेट हो गया वेव के डायरेक्शन में, और फोर फिंगर आसानी से लीड से लैग रोटेट हो रहा है। तो ये मेरा कौन सा पोलराइजेशन है, राइट हैंड पोलराइजेशन। कौन है, राइट हैंड पोलराइजेशन। तो टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन में सर्कुलर कौन सा बताओ, एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो क्या बोलेंगे, ये है मेरा राइट हैंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन। क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, वो मेरा ऑप्शन सी, लेफ्ट हैंड वाला भी नहीं होगा, क्या होगा, राइट हैंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन ऑप्शन है। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा झंझट लग रहा होगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कर। आप 2 से 3 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, बाकी उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो होगा ना आप खुद से बनाओगे, और इजीली 20 सेकंड के आंसर मतलब विदिन 30 सेकंड के अंदर इसको ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लोगे। एक बार प्रैक्टिस तो खुद से करके देखो, तब आप बोलना, इतना आसान तरीका है, समझ गया ना? देखो इसरो का क्वेश्चन था, इसरो 2017 का क्वेश्चन था। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 86 देखो, और इसमें क्या बोला है, इफ अ राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज वेव इज इंसिडेंट ऑन ए परफेक्ट कंडक्टर द रिफ्लेक्टेड वेव इज। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मैं सिंपल सा आपको आंसर करता हूँ कि जब भी एक वेव जो है, अगर वो राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन, अगर वो किसी दूसरे से अगर रोटेट कर लेगा ना, तो उसका पोलराइजेशन चेंज हो जाता है। अगर वो लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड बन जाएगा, राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड बन जाएगा। इस क्वेश्चन का थ्योरेटिकल जस्ट एक क्वेश्चन है कि इफ राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज वेव जो होगा, अगर वो किसी भी परफेक्ट कंडक्टर से रोटेट करेगा ना, तो उसका पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो राइट हैंड से कैसा बन जाएगा, लेफ्ट हैंड बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज वेव इंसिडेंट करेगा, तो क्या होगा, राइट से वो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, वो मेरा सिंपल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो सिंपल क्या होगा, वो मेरा यहाँ पे क्या होने वाला है बताओ, वो मेरा 86 हो जाए, 86 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा बताओ, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो रियली में होता क्या है, क्यों इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए क्योंकि जब आपका वेव ट्रेवल करके आया तो वो राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन था, और जैसे ही वो किसी मीडियम से जब वो स्ट्राइक करेगा ना, तो वेव का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। नहीं समझे, पहले से वेव आया स्ट्राइक करते करते, तो वेव स्ट्राइक करते करते आया, मान लेता हूँ कि मेरा मीडियम है, और वेव यहाँ से ऐसे ऐसे आया, और जब ये वेव ट्रेवल करके आ रहा तो ये मेरा वेव है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, लेकिन मीडियम से जैसे ही जब ये कंडक्टर से स्ट्राइक करेगा ना, तो वेव का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो वेव पहले पॉजिटिव जेड में था, तो वेव
हो जाएगा निगेटिव जेड में। अब वेव जैसे निगेटिव जेड डायरेक्शन में अब वो आ जाएगा तो उसका पोलराइजेशन ही चेंज हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि जब मैं एग्जांपल एक लिया था तो उसमें देखा था मैंने कि क्या बाकी सब कुछ मैंने सेम रहने दिया था। अब पहले केस में मेरा वेव था राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन, जैसे वेव को मैं पॉजिटिव जेड से निगेटिव जेड कर दिया था, दैट इज वेव का डायरेक्शन चेंज कर दिया था, तो मेरा क्या हो जा रहा था, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो रहा था। तो क्यों यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन चेंज होगा, क्योंकि वेव जब कंडक्टर से स्ट्राइक करेगा तो वेव का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेव का पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा। समझ गए आप, ठीक ना। चलो आगे बढ़ो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 87 देखो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका इसरो 2012 का क्वेश्चन है, समझे। और देखो ना बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक ना। इसको मैं थोड़ा ऑन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन का क्या बोला है, हमें बताना है इसमें कि बताओ ये कौन सा पोलराइज होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो नहीं पूछा है, सिर्फ हमसे पूछा है कि बताओ कौन सा लिनियरली होगा, सर्कुलरली होगा, अनपोलराइज होगा या एलिप्टिकली पोलराइज होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। तो इस क्वेश्चन को आपको देख के सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या करोगे, एक आपको थोड़ा देखने में अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखो ना बहुत आसानी से बना लोगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप चाहे तो लिख सकते हो समझाने के लिए, तो डायरेक्ट आप देख के भी बना सकते हो। देखो इसमें क्या होगा, जो मेरा इसमें एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 0.5 एक्सपोनेंशियल जे, क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस जे के जेड, और बाहर में क्या होगा बताइए, बाहर में मेरा यहाँ पे होगा एक्स कैप प्लस, अब उसके बाद आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मेरे पास यहाँ पे जगह कम हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग लिखूँगा, ठीक ना। चलो इसको मैं हटा दिया। चलो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं इसको ना ब्रेक कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, जो ई वेक्टर होगा इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 0.5, यहाँ पे क्या होगा बताओ, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस जे के जेड, और यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा एक्स कैप हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा जो हो जाएगा यहाँ पे वो मेरा हो जाएगा बताओ क्या होगा, वाई कैप एक्सपोनेंशियल जे π/2 इंटू एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस जे के ऑफ जेड, होगा ना। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा 0.5 एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस के जेड, और यहाँ पे क्या होगा बताओ एक्स कैप, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये मेरा क्या होगा बताओ एक्सपोनेंशियल जे, इसमें क्या होगा ओमेगा टी माइनस के जेड, और ये एक्सपोनेंशियल तो सेम है इसलिए ऐड हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और बाहर में क्या हो जाएगा वाई कैप। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है, यही मेरा दो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें देखो अब अपने लोग पढ़े थे जनरली जो फॉर्म था वो कोसाइन के फॉर्म में था, तो क्या जरूरी है कोसाइन के फॉर्म में रहा, वो एक्सपोनेंशियल के टर्म में भी दे सकता है, बस आपको फोकस करना वही E1 और E2 देखना है। तो इसमें E1 कितना हो जाएगा, देखो ये तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो इसमें मैं बोलूँ कि E1 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, मैं बोलूँगा कि इसमें E1 क्या था, E1 मतलब क्या, एक्स कंपोनेंट ए वाला पार्ट है और वाई कंपोनेंट ए वाला पार्ट है, तो E1 इसमें कितना हो जाएगा, तो बोलेगा आप बोलेगा 0.5। अच्छा मैं पूछूंगा E2 कितना, मतलब E2 मतलब एम्पलीट्यूड ना, तो एम्पलीट्यूड E2 कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या है 1। तो बताओ इसमें E1 इक्वल टू E2 आया क्या, तो बोलूंगा नहीं सर E1 नॉट इक्वल टू E2 आ गया। E1 जो आया वो मेरा क्या आया बताइए, E1 आप बोलोगे कि E1 जो आया नॉट इक्वल टू E2 आ गया, समझे, E1 जो आया नॉट इक्वल टू E2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब उसके बाद आपको देखना है फेज, तो फेज क्या, तो एक्स का कंपोनेंट, तो इसमें देखो ना जे ओमेगा टी माइनस के जेड, जे ओमेगा टी माइनस के जेड, तो इसमें फेज वाला पार्ट कुछ है तो बोलोगे 0, तो क्या होगा फेज जो होगा एक्स कंपोनेंट फेज माइनस वाई कंपोनेंट, इसमें फेज कितना है, तो देखो इसमें आप फेज यही ना एंगल वाला पार्ट में फेज देखो तो कितना है π/2, क्या होगा π/2। तो अब एक बात बताओ, एम्पलीट्यूड आ गया अनइक्वल,
फेज आ गया मेरा कितना, तो फेज आ गया मेरे पास फाई आ गया -π/2। फेज कितना आ गया बताओ, फेज जो मेरे पास आ गया -π/2। तो बताओ ये कौन सा पोलराइजेशन हुआ, तो ये हो गया इलेप्टिकल पोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि इसमें मेरा यही कंडीशन होता है किसके लिए, इलेप्टिकल पोलराइजेशन के लिए, कि फेज क्या होना चाहिए, 1 इक्वल होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए 0-180 डिग्री छोड़ के कुछ भी एंगल होना चाहिए। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो मेरा इलेप्टिकल पोलराइजेशन होगा। कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो इलेप्टिकल पोलराइजेशन होगा। तो अब आप इसको चाहे तो आप टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी आप चाहे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो याद रख लेना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी दिए रहे तो यही स्टेप फॉलो करते हैं जो अपने लोग साइन या कोसाइन के टर्म में दिया रहा, समझे। तो देखो डायरेक्ट आपको यहीं पे देखो, अब इतना लिखने की जरूरी है क्या एक्सपेंड करने की, समझाना था इसलिए मैंने इतना एक्सपेंड किया। डायरेक्ट यहीं पे देख लेता कि जब मैं एक्सपोनेंशियल से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 0.5 है, और एक्सपोनेंशियल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ये तो एंगल वाला पार्ट रिप्रेजेंट करा। तो मैं ऊपर में ही देख लेता कि एम्पलीट्यूड क्या है, ऊपर में ही मैं देखता तो मैं बोलता कि एम्पलीट्यूड तो अनइक्वल है। उसके बाद मैं फेज देखता, तो जब इस एक्सपोनेंशियल से इसमें मल्टीप्लाई करे होगा तो इसका फेज 0, और जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका फेज कितना π/2। तो मैं देखता क्या फेज कितना आ रहा है 0 -π/2, मतलब फेज मेरा क्या है -π/2। तो मैं डायरेक्ट देख लेता ऊपर में ही कि एंगल क्या एम्पलीट्यूड अनइक्वल है, फेज मेरा -π/2 है, कौन सा पोलराइजेशन है, इलेप्टिकल। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझाना था इसलिए इतना लिखा मैंने। तो एग्जाम में डायरेक्ट इसका आंसर करते विदिन 30 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और एक टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी आप इसमें आसानी से निकाल सकते हो, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी आप निकाल सकते हो, समझे। तो टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी मैं इसमें निकाल के बता दूं क्या, तो चलो मैं टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी आपको निकाल के इसमें बताता हूं, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। देखो इसमें टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन मतलब क्या, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, कहने का मतलब ये होगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपको निकालना है। तो देखो क्या होगा, इसमें सबसे पहले वेव का बताओ डायरेक्शन क्या होगा। तो इसमें वेव का जो डायरेक्शन होगा आप क्या बोलोगे कि देखो वेव का डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, एंगल वाला पार्ट, देखो एंगल वाला पार्ट या एक्सपोनेंशियल के एंगल वाला पार्ट या कोसाइन का। तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट इसमें कौन है, तो एंगल रिप्रेजेंट करता है, ए वाला है, और इसमें क्या है j - kz है। तो इसमें वेव का डायरेक्शन क्या होगा, वेव का डायरेक्शन होगा az, लेकिन कैसा, पॉजिटिव az होगा। क्यों, क्योंकि याद करो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल j - βz के फॉर्म में भी रहेगा। तो ये वाला पार्ट देखेंगे, समझे। तो इसमें वेव का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव z, समझ गए। उसके बाद अब हमको क्या देखना है इसमें, उसके बाद हमको इसमें देखना है लीडिंग और लैगिंग कंपोनेंट। तो लीडिंग कंपोनेंट मतलब क्या, तो देखो तो एक्सपोनेंशियल से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0.5x, और ये तो इसका एंगल कितना 0, और y कंपोनेंट एक्सपोनेंशियल j π/2, y कंपोनेंट का एंगल कितना है π/2, यानी y कंपोनेंट इसमें लीडिंग है। क्यों, क्योंकि y कंपोनेंट वाला में ही एंगल पार्ट है। बाकी इससे जब इसमें क्या है एक्सपोनेंशियल j एक्सपोनेंशियल j - j में कोई एंगल है नहीं, 0। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x कंपोनेंट में तो 0 एंगल होगा। लेकिन y कंपोनेंट वाला पार्ट को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल पार्ट कितना हो रहा है, y कंपोनेंट जो मेरा एंगल यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है π/2 प्लस π/2, ये एंगल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस π/2। मतलब y कंपोनेंट यहाँ पे लीडिंग है, x कंपोनेंट मेरा क्या है, लैगिंग है। तो y मेरा यहाँ पे क्या होगा, y मेरा है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा लीडिंग कंपोनेंट है। तो हमें अब क्या करना है, लीड से लैग। वेव का डायरेक्शन पहले सेट करो, वेव का डायरेक्शन राइट साइड में, वेव का डायरेक्शन राइट साइड में सेट कर लिया, किधर थंब के वेव का डायरेक्शन थंब से सेट कर लिया, किधर पॉजिटिव z में सेट कर लिया। अब उसके बाद हमें इसमें क्या करना है बताओ, अब हमको इसमें क्या करना है, लीड से लैग। तो देखो ये लीड है और ये मेरा एक y लीड है, x वाला मेरा क्या होगा यहाँ पे बताओ, x वाला जो है मेरा ये क्या है बताओ, ये मेरा लैग है, ये क्या है, लैग है। तो देखो तो जब थंब को मैंने इसमें सेट कर लिया तो ये मेरा क्या है, इसमें 4 फिंगर रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत हो रहा है। तो अब हमें लेफ्ट हैंड को चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड के थंब को मैं सेट करूंगा, किधर, लेफ्ट हैंड के थंब को सेट कर लिया मैंने, वेव का डायरेक्शन है पॉजिटिव z में था, कर लिया। अब 4 फिंगर को लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब मैं इसको रोटेट करूँ तो देखो नेचुरल तरीके से रोटेट हो रहा है ना। तो कौन सा पोलराइजेशन है, लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन। तो कौन है बताओ, लेफ्ट हैंड कौन सा, इलेप्टिकल पोलराइजेशन, समझे। तो इसमें पूछा नहीं है, पूछता तो निकाल लेते। इसी स्टाइल को हमेशा फॉलो करना, समझे। तो अब मैंने बहुत रिपीट कर दिया। अब मैं चलो अब इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर आप 89 को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या बोला है,
फॉर अ गिवन इतना द वेव पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन। तो एक बात बताओ मुझे कि इसमें वेव पोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वेव पोलराइजेशन का जो डायरेक्शन होगा, वेव पोलराइजेशन मान लेता हूँ कि P से, ये जो मेरा डायरेक्शन होगा वो मेरा क्या होगा बताओ, वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो वेव पोलराइजेशन का जो डायरेक्शन होगा वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इसमें जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो मैंने बताया था ना कि जो भी मेरा इक्वेशंस के लास्ट में जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है वही उस एक्सप्रेशन का क्या होता है बताओ, यूनिट वेक्टर होता है। तो इसमें जो मेरा यूनिट वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो मेरा क्या है, तो मेरा एक्स प्लस ए वाई कैप, क्या है बताओ, एक्स प्लस ए वाई कैप, ठीक ना, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो मेरा वेव पोलराइजेशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो होगा मेरा एक्स प्लस ए वाई, क्या होगा बताओ, एक्स प्लस ए वाई कैप में होगा। और एक्स प्लस ए वाई कैप में अगर यूनिट वेक्टर का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये बताओ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कौन सा डायरेक्शन में है, तो मेरा एक्स और वाई में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई में है तो वेव भी मेरा कौन सा डायरेक्शन पोलराइज होगा, एक्स एंड वाई में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, ऑप्शन सी। कौन सा होगा, एक्स वाई डायरेक्शन में यहाँ पे मेरा वेव क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। समझे क्यों एक्स वाई में बोला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही एक्स वाई में दिया हुआ है, इसलिए। समझ गया। अब देखो चलो इसको बनाओ, क्वेश्चन नंबर 90 देखो, द टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो अब देखो आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो इसमें, ठीक है। द टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो बताओ ये कौन सा मतलब पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो पहले दोनों का कंपोनेंट देख लो, दोनों का कंपोनेंट क्या है, इसका एम्पलीट्यूड 1, इसका एम्पलीट्यूड 1, मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, E1 इज इक्वल टू E2 है, क्या है बताओ, E1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, E2 है, करेक्ट। उसके बाद देखो फेज देख लो, फेज कितना, देखो पहला का फेज कितना है 0 डिग्री, इसका फेज कितना है π/2, तो चलो -π/2, फेज कितना आ गया बताओ, -π/2। तो देखो फेज -π/2, एम्पलीट्यूड इक्वल, कौन सा पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन। लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट भी आप आसानी से निकाल सकते हो, कुछ ऐसा है नहीं, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो। इसमें क्या बोला है, द वेव इज पोलराइज। अब बताओ ये लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड पोलराइजेशन है। तो देखो डायरेक्ट पहले देखो, इसमें देखो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है तो ये अंदर में जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कितना है, तो एक्स कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कितना है 0.5। वाई कंपोनेंट इसका एम्पलीट्यूड कितना है, डेट इज E2 कितना है, तो ये 1 है। तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया, एम्पलीट्यूड जो मेरा आ गया E1 क्या आ गया, नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, E2 आ गया। उसके बाद हमें एंगल देखना है। तो बताओ एंगल कितना है जी इसमें। तो अब आप बोलोगे कि एक्स कंपोनेंट वाला अंदर में जाएगा तो इसमें कुछ तो एंगल नहीं है, ये इसमें तो कोई एंगल ही नहीं है एक्सपोनेंशियल में, और एक्स कंपोनेंट में भी कोई एंगल नहीं है। तो इसमें क्या है, पहला का एंगल कितना 0। वाई कंपोनेंट में कुछ एंगल वाला पार्ट है क्या, तो नहीं, इसमें भी इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो वाई वाला में भी कोई एंगल वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, मतलब इसका एंगल कितना 0, मतलब फाई कितना आ गया 0। तो एक बात बताओ, एम्पलीट्यूड मेरा क्या हो अनइक्वल और फेज मेरा कैसा आ गया 0 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फेज अगर क्या आ जाए 0 आ जाए, 180 आ जाए और इसी के मल्टीपल में आ जाए तो कौन सा पोलराइजेशन होता है, वो होता है लीनियर पोलराइजेशन। कितना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन है, लीनियर पोलराइजेशन होगा। समझे। अब जैसे ही लीनियर पोलराइजेशन हुआ तो लेफ्ट और राइट चेक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द प्लेन वेव प्रोपागेटिंग थ्रू द डाइलेक्ट्रिक हैज द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एज इतना, और पूछा है देन पोलराइजेशन ऑफ वेव इज। अब आपसे यहाँ पे पोलराइजेशन का डायरेक्शन पूछ रहा है और ये आपका इसरो 2020 का क्वेश्चन था। तब एक बात बताओ, यहाँ पर जो आपको वेव पोलराइजेशन का पूछ रहा था और यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखो मैंने बताया था ना कि ऐसे तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको वेव पोलराइजेशन का डायरेक्शन आपसे पूछेगा। तो क्या करोगे इसमें बताओ, आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन आपको तो पता है कि वेव पोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या होगा। वेव पोलराइजेशन डायरेक्शन को मैं मान लेता हूँ P, और ये क्या होता है, ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेव का डायरेक्शन चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सबसे पहले वेव का डायरेक्शन बताओ। तो वेव का डायरेक्शन के लिए क्या करो, एक्सप्रेशन के एंगल वाला पार्ट देखो। तो एंगल वाला पार्ट क्या है, ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स। तो जो भी अंदर में क्या है, डिस्टेंस वाला पार्ट क्या है, एक्स। तो वेव का डायरेक्शन क्या होगा, ए एक्स कैप। अब ओमेगा टी पॉजिटिव, इससे पहले निगेटिव साइन, तो वेव का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो वेव का डायरेक्शन प्लस ए एक्स कैप, समझ रहे हो ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सिंपल क्या होगा, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है ना, तो जो लास्ट में जो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई है वही हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, ये मेरा हो जाएगा ए वाई कैप। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या। तो यहाँ तक मैं आई होप आपको
कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वेव जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मेरा कितना आ जाएगा, हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मेरा यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो ए वाई कैप हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आपको मैं ऑलरेडी बताया था कि जब भी आपको इसमें डायरेक्शन निकालना हो तो ये मेरा अगर ए ई है, ये मेरा क्या है बताओ एच है, और ये मेरा क्या है ए के है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो ए ई जो होगा वो ए ई मेरा क्या होगा, वो होगा एच क्रॉस ए के। क्या होगा बताओ, एच क्रॉस ए के होगा, यही होगा ना। तब तो एच क्रॉस ए के करोगे तब तो यही आएगा। तो अब क्या है देखो ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या एच का डायरेक्शन कितना है, यहाँ पे मेरा क्या है ए वाई कैप, और यहाँ पे ए के कितना है बताओ, यह मेरा एक्स कैप, ठीक ना। तो अब बताओ वाई क्रॉस एक्स करेंगे तो कितना होगा, तो वाई क्रॉस एक्स करेंगे तो ये आएगा मेरा माइनस ए जेड कैप। कितना आएगा बताओ, तो ए ही जो आएगा मेरा क्या आएगा बताओ, वो आएगा मेरा माइनस ए जेड कैप। और ये आपको पता है कि कैसे माइनस ए जेड आएगा, समझे ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा कि वेव जो पोलराइज करेगा कौन सा डायरेक्शन में, वो मेरा माइनस जेड डायरेक्शन में मेरा वेव यहाँ पे पोलराइज करेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपको आई होप यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 93 आ गया, जो कि है पॉइंटिंग वेक्टर इतना हैज द डायमेंशन ऑफ। तो आप अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो मेरा इसमें टॉपिक है वो है पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसको करने के बाद अपन लोग बाकी क्वेश्चन को इसमें करेंगे। अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म ही है लगभग, अब कुछ छोटा मोटा और टॉपिक बचा हुआ, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो मिलता हूँ अगले लेक्चर में।